एक लड़की रेस्क्यू की हमने, मीडिया के सामने बयान दिया कि साहब एक आता है वही मुझे बेच के गया था। मैंने कहा वो कौन है? तो उसने कहा पुलिस वाला है। लेकिन जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ। तो बताओ क्या है? बहुत जल्दी आ जाओ। मैंने कहा बात क्या है, कोई लड़की आई है? बोले आई नहीं है, बच के आई है वहाँ से। मैं उससे पूछा बेटा कहाँ से आई हो? तो बोली जी मैं गुना की, मेरा पति बेच के गया 30,000 रुपये। यहाँ पे नेपाल की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, साउथ की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, जो कुन्नूर, मदनपल्ली, हैदराबाद। मुझे तो तेरे यहाँ लड़की होने की सूचना मिली है, देखो मेरा तो ये इतना सा कमरा, ढूंढ लो। आराम से बैठ गई तक सब देख लिया, ठक ठक सब चीज करके देख लिया, कहीं लड़की नहीं मिल रही। मैंने की इसमें मार दिया शीशे में। वो तगड़ा सा लड़का था, उसने 2 मुंह से मारे, वो टूट के, और पीछे 3 लड़कियां। सेक्स इंडस्ट्री, सेक्स वर्कर्स की इंडस्ट्री ना चाहते हुए भी वर्ल्ड की हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव एरियाज़ हैं हमारे आसपास, दिल्ली में, मेरठ में बहुत सारे एक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। सबको पता है पर कोई कुछ कर नहीं पाता। पर इंडिया में सिर्फ 5-6 ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, वहाँ के वर्कर्स को रेस्क्यू कर रहे हैं, जिनमें से आज हमारे साथ जो गेस्ट है अतुल शर्मा मैम। इन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल दिए हैं ऐसे सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करने में जिनको ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया है, फंस गए हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन मैम वहाँ खड़ी रही, अपनी लाइफ के 30 साल दिए और 500 से भी ज़्यादा लड़कियों को वहाँ पर रेस्क्यू करा है। तो आज इनसे बात करेंगे। मैम मेरठ से हैं और मेरठ का जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है कबाड़ी बाजार, वहाँ पर मैम 30 साल से आज भी काम कर रही हैं, आज भी बहुत लड़कियों को बचा रही हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले आपको बहुत सारा सैल्यूट है, बहुत सारी अप्रिसिएशन है जो आप काम कर रहे हो। करेक्ट मैम, हैट्स ऑफ टू यू। ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, ये हर किसी के बस की भी नहीं, और आपने 30 साल अपनी जिंदगी के इसमें दे दिया। इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड वेरी थैंक्स आप सबका है, क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं उन्हें उनके दर्द को आप तक ला सकूं, दुनिया तक ला सकूं, इसके लिए आप सबको। मैम सबसे बड़ी चीज जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम सबको पता है ये सदा से चलती आई चीज है और सदा तक चलने वाली चीज है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें वाय क्या है, जब आपको पता है ये चीज कभी रुक नहीं सकती, तो आपको क्या ऐसी मोटिवेशन रही कि 30 साल आपने अभी तक भी आप लगे हुए हो, अभी तक भी आपके इंस्टिंक्ट्स एक्टिव है कि कोई और नई लड़की ना फंस गई हो? देखिए मैं अगर ये कहूँ कि मैं कोई बहुत समाज सेवा के उद्देश्य से वहाँ गई या मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ या अभी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं केवल किसी को ढूंढने गई वहाँ जो मेरी कमी से, मेरी कमज़ोरी से या मेरी गलती से वो वहाँ वापस लौटी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो मैं बरसों तक उसका इंतजार किया। जो फांस थी दिल में वो ऐसी गड़ गई छोटेपन में। तो बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हुई और बच्चा हुआ, तो मतलब मैं उसको शायद कर ही नहीं पाई। वो मेरे पास आई, गुहार लेके आई, मुझे रख लो, मैं काम करूंगी घर का, इसको खिलाऊंगी। मेरे बेटे को कह रही थी कि इसको खिलाऊंगी और तुम्हारे यहीं रह जाऊंगी। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि ये ऐसे बाजार से है, मैंने हाथ जोड़ लिया उससे। लेकिन वो उसके जैसे वो मैंने उसको मुड़ते हुए देखा, वो मैं आज तक नहीं भूलती। मेरी उम्र उस समय मुश्किल से 17-18 साल थी, क्योंकि पहले नाबालिग की शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि ये पैर शायद मुड़ने नहीं चाहिए थे कभी, और फिर मैं उन्हें लौटा नहीं पाई, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ी फैमिली थी, सास ससुर थे, देवर थे, नंदे थी, तो मतलब एक बड़ी फैमिली में थी और बड़ी बहू थी घर की, तो ये शायद नहीं कर पा रही थी। आज से 30 साल पहले का समाज कुछ और था। और बेसिकली हम लोग चूँकि देहात से हैं, किसान परिवार से हैं, मेरा मायका भी और ससुराल भी, तो इतना हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। विद्रोही स्वभाव था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं इसको रोक लूँ। और वो मैं आज भी नहीं ढूंढ पाई। उसको केवल ढूंढने के लिए मैंने उस बाजार का रुख किया 10 साल बाद, जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि वो खुद से खाना ले सकें, स्कूल जा सकें और उनको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। और मेरे इलाज भी नहीं रहे, मतलब फादर दोनों। फिर मेरे देवरों की शादी हो गई, नंदों की हो गई। फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा जिम्मेदारी से मुक्त हो गई हूँ, अब बच्चों की है, इनको तो मैं संभाल लूँगी जैसे भी। तो मैंने फिर जब अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक बार उसको ढूंढने जाना, ये नहीं कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, कोई संस्था भी नहीं थी, कुछ नहीं था तब तक। तो उन्होंने ऐसे ही सोच के कि वहाँ जाएगी, अरे कहाँ वहाँ चक्कर में पड़ रही हो, वहाँ जाओगी और कौन चढ़ने दे रहा अभी तुम्हें। मैंने कहा अब सोचो, आज भी कस्बाई मानसिकता का शहर है मेरठ, लेकिन 20-30 साल पहले तो और भी ज़्यादा था। और लोग एक दूसरे को बाई फेस जानते थे, कौन किसका बच्चा है, किसका नहीं है, कौन किसकी बहू है, ये सब जानते थे। तो उन्होंने यूँ ही ऐसी रूटीन में कहा, अच्छा हाँ तुम्हें जाना हो ढूंढ लो, मिल जाए तो ढूंढ लो। मैंने कहा फिर मैं रखूँगी घर पे, बोले हाँ रख लेना जाओ। ऐसे ही मुझे फॉर फन उन्होंने कह दिया, ऐसे ही मुझे फॉर फन उन्होंने कह दिया। उसके बाद उसे ढूंढने में 2 साल लग गए और लात घूंसे सब खाए। मतलब मेरे मुंह पर दरवाजे बंद हुए, मुझे धक्के दिए, मेरे घुटना टूट गया और गिर गई। मैंने भी उनके साथ की जो भी कर सकती थी, लेकिन मैं हर दिन जाती रही। और हर दिन उन्होंने कहा क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाऊंगी, मुझे बच्चे पढ़ाने। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि रेस्क्यू भी होता है, मैं इन लड़कियों को निकाल भी सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे कतई नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ाना नहीं था, मुझे पढ़ाने में कभी रुचि नहीं, मैं बेसिकली एक टीचिंग माइंड हुई नहीं। तो वो कहती है अच्छा चलो पढ़ा लो, लेकिन सबके यहाँ जाना पड़ेगा, किसी के बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। एक बच्चा इसके यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए तो फायदा था, एक बच्चा उसके यहाँ पढ़ा रही हूँ, मगर पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, केवल ये देख रही हूँ कि कहीं वो दिख जाए मुझे। 2 साल मैंने हर दरवाजा खटखटाया। आपके मन में इतना गिल्ट रह गया? इतना गिल्ट रह गया, हाँ। और वो बच के आई कैसे थी आपके पास, मतलब भाग के आई थी वो एरिया से? नहीं, वो उसको कोई ले आया था। वो तो 2.5 साल 3 साल नहीं 5 साल की थी वो। उसको उसके फादर दरोगा थे और कोई रंजिश में उठा लाया था, और रंजिश में उठा कर उसको गोरखपुर बेच दिया था। और जब वो धंधे में लग गई, उसके बाद उन्हीं के गाँव का कोई बंदा आया
वो तो उसको पहचान गई, उसने उसको चाचा कह के बुलाया, लेकिन जो पैसे दे चुका था उसके लिए तो देह धर्म सब चीज़ थी। उसने कहा कि वो कह रही चाचा मुझे निकाल दो। बोले हाँ निकालूंगा, समय आने दे। और वो उसके पास रेगुलर आता रहा, मृतराज आदमी, और रेगुलर वो उसको चाची बुलाती रही और वो अपना देह धर्म पूरा करता रहा। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे यहाँ से ट्रांसफर हो गया, और अब तू सब अपना जो भी तेरे पैसा हो जेवर वो सब समेट ले और मेरे साथ चल, रात को चलेंगे आज। उसने सब अपना ही नहीं दूसरों का भी समेट लिया। अच्छा। और उतर आई। उस समय लगभग उसकी 30 साल उम्र थी जब वो उतर के आई। और जब घर से उठाया गया उसको जब 5 साल की थी, 25 साल उस जगह गुजार के भी उसने अपना ये नहीं छोड़ा था कि मुझे यहाँ से बचना है। बेहद खूबसूरत औरत थी। और मैं उस समय 16-17 साल की मुश्किल से मेरी एज। तो उस बंदे ने उसका एक पैसा ले लिया और एक दिन अल्टीमेटली वो मतलब मेरठ ला के रखा, उसने मेरठ पोस्टिंग करा ली थी अपनी, और बाल बच्चेदार था वो, एक दिन सब छोड़ के खाली करके इसको चला गया। तब तक हमारे पास इसका आना जाना नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद ये आई काम मांगने के कि वो तो चले गए मुझे छोड़ के। तो मैंने कहा भाई क्यों छोड़ के चला गया, तू मुकदमा कर पुलिस को कह। तो उसने कहा नहीं। फिर उसने मुझे अपनी सारी बात बताई कि ये मैं ऐसे ऐसे हूँ। मैं उसे उसके घर भी ले गई, अपने घर वालों को सबको कन्विंस किया कि एक बार उसके घर चलते हैं। गए हम उसके घर, और लेकिन उन्होंने मतलब उनके 2 बेटे भी हो चुके थे उसके बाद। वो पहली एक बेटी थी, 2 बेटे थे जो बिल्कुल बहन की सूरत थी, सुंदर से, और मुँह मोड़ लिया कि हमारे लिए तो तभी मर गई। मैंने कहा ये कौन सा जवान होकर कहीं भाग थोड़ी गई कि आपकी बदनामी हो रही है, आप कहो कि खो गई थी, अब इतने साल बाद मिल गई है। बोले नहीं हम नहीं रखेंगे। और वो दिन ऐसा था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में, मैं ही क्यों रखूँ, इसके माँ बाप ने नहीं रखा, या मैं डर गई अपनी फैमिली से, मेरे मायके से भी। मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे बड़े भाई हैं तीनों, मैं छोटी अकेली बहन हूँ, कि क्या कहेंगे। वो चली गई। और मेरा बच्चा जब 1 महीने का था उसको खिलाती थी, फिर कहती थी कि मैं इसको भाई मान लूँ अपना, तो मान ले अगर यहाँ रह रही है तो। लेकिन वो चली गई उसी दिन। और जाने के बाद में वो 1 साल बाद आई। 1 साल बाद आके वो बहुत मतलब बहुत चमकीले से कपड़े और फल का एक टोकरा सा, कुछ मिठाइयों के डब्बे वो लेके आई और बोली भाई दूज है आज मैं टीका करने आई हूँ। गोविंदा बुलाती थी मेरे बेटे को कि मैं गोविंदा को टीका करूँगी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले ये बता तू कहाँ चली गई थी, और ऐसे अब ये इतने सारे कपड़े जेवर कहाँ से आए तेरे पास। तो उसने कहा तुम्हारे समाज में तो रखा नहीं, मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। फिर वो क्लिक कर गया मुझे कि अरे ये तो फिर खराब औरत है। मैंने कहा नहीं तो फिर नहीं, ले जा अपना सब सामान, कुछ नहीं चाहिए, और टीका भी नहीं कराएगी। टीका भी नहीं कराएगी। मैंने कहा मैंने नहीं कराया। और वो फांस आज तक है, आज तक भी उस फांस को मैं कभी नहीं निकाल पाई। मैं सोचती कहीं मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरा मतलब वो महिला कहीं मर भी गई तो मैं सोचूंगी कि मुझे, हालांकि अब उससे काफ़ी उम्र उसकी हो रही होगी, 70-80 साल की हो रही होगी वो, तो कहीं वो मुझे ये भी पता लग जाए कि मर गई तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। तो उसको केवल मैं ढूंढने गई, कोई समाज सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब 2 साल हो गए तो एक सज्जन थे जो रिश्ते में थोड़ा हमारे बड़ा पद था उनका, उन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि तू वहाँ कर रही है, अच्छी बात है, जा रही है तू, उसको ढूंढने जा रही है, लेकिन बेटे किसी दिन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कर एक संस्था रजिस्टर करा और उसमें कुछ अपने जिम्मेदार लोग रख, वो तेरे साथ तो रहेंगे कम से कम। मैंने उनकी बात को मान लिया और ये संस्था बनाई संकल्प करके। मैंने उनकी बात को मान लिया और ये संस्था बनाई संकल्प करके, और 96 में मैंने पहला रेस्क्यू किया। तो मैम जब आप उन्हें सिर्फ ढूंढने जा रहे थे तो ये रेस्क्यू वाला चैप्टर कैसे आया आपके देखिए मुझे तो वहाँ हज़ारों मीरा दिखाई दी, फिर एक थोड़ी, मुझे तो हज़ारों दिख रही थी। हर रोज़ मैं देख रही थी किस हालत में, किसी के यहाँ चोट लगी देख रही हूँ, किसी को यहाँ देख रही हूँ, पूछ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इतनी कम मेरी एज, भाई 27-28 साल की कोई उम्र नहीं होती। मैं डरती थी, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर का जज्बा मुझे नहीं रुकने दे रहा था वहाँ से, मैं जा बराबर रही थी। तो वो जो मुझे हज़ारों लड़कियाँ दिखी, मैंने कहा मैं एक को तो निकालूँ, कहीं तो मुझे चैन आएगी, कहीं से तो उसको आवाज़ आएगी कि एक लड़की निकाली तो शायद वो मुझे भी निकाल ले। बस ये रहा। अच्छा मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कहीं और भी रेड लाइट एरियाज होते हैं, मैं सोचती थी ये मेरठ में ही है ना। ऐसे ही परिवार के हम थे कि बहुत घर से निकलना नहीं है, कुछ ये नहीं, तो ये नहीं लग रहा था कि मतलब मेरठ का मैम ये कौन सा इलाका है जहाँ पे कबाड़ी बाजार कहलाता है, ये मेन सिटी है। मेरठ बसा हुआ है ऐसे जैसे आपकी गोलमेज ऐसे बसा हुआ है, और हर 9 दरवाजों में घिरा हुआ है, 9 के 9 दरवाजे कबाड़ी बाजार पे जाके रुकते हैं। मैम जैसे आप कोठे पे गए, आपने देखा वहाँ पे हज़ारों लड़कियां काम कर रही हैं, आपके मन में इच्छा है कि सभी को मैं बचाऊं, और आप इतने साल से बचाते भी आ रहे हो, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती है उनको आप बचाते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेजरली आप क्या देखते हो कि उनको क्या बोल के फंसाया जाता है, मतलब पढ़ाई का लालच, नौकरी का लालच या प्यार का लालच, कैसे वो? देखिए फंसाया ज़्यादातर तो लड़कियाँ आती हैं प्यार में। अच्छा, हाँ प्यार में ले आए कि वहाँ जाके शादी करेंगे दिल्ली। और वो कौन से इलाकों से आ रही है मेरठ में? कि नेपाल से आ रही हैं, यहाँ पे नेपाल की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, साउथ की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, जो कुन्नूर, मदनपल्ली, हैदराबाद, यहाँ की बहुत लड़कियाँ आ रही हैं, इनको भाषा तक भी नहीं आती, फंसा के लाए यहाँ ले आए। निकाली है मैंने, हैदराबाद की लड़की निकाली है, कुन्नूर की लड़की निकाली है, अफगानिस्तान की लड़की निकाली है, और नेपाली तो बहुत हैं। और ये प्यार का लालच सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं? नहीं सोशल मीडिया तब कहाँ, तो ये कैसे मिलते हैं? तब कहाँ था सोशल मीडिया, भाई कहीं पढ़ रहे हैं तो हो गया, रास्ते में प्यार का कोई वो नहीं है ना, कोई एक मयार थोड़ी है कि ये मंजिल पकड़ोगे वहाँ जाकर प्यार मिलेगा। तो जहाँ आपने किसी को फंसाना है तो फंस गई लड़की, कम उम्र की लड़की फंस गई, और आप ले आके दिल्ली चल के शादी करेंगे, हमको तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। नेपाल से जितनी लड़कियाँ आती हैं काम के नाम पे आती रही, कि यहाँ नहीं है, ट्रक वाला है, वो मीडिएटर
है ना, वो उनका मीडिएटर है, वो लाएगा कि भाई मैं दिल्ली काम दिलवाऊंगा, तुम इतनी गरीबी में जी रहे हो, ये कमाएगी, घर में कामकाज दिलवाऊंगा, और देखो उसको दिलवाया, वो कितना पैसा ले रही है। क्योंकि वो लड़कियां कभी वापस नहीं आती, अपने घर पैसा भेजती हैं केवल, उनको ये छूट दी जाती है कि आप थोड़ा पैसा भेज दो ताकि घर वाले इज्जत ना करें, ढूंढते हुए ना आ जाए। ढूंढते हुए ना आए। उनको लग रहा है वाकई में कुछ सही काम कर रही है, पैसा भी पैसा तो आ ही रहा है, नहीं भेज रहे मालिक तो कोई बात नहीं, और कभी कभी फोन पे बात करा दी, बस कहीं से भी कुछ करा दिया, इतना हुआ। या वही जो लाया है मीडिएटर, वो जाके बता दे भाई ठीक है ये चिट्ठी भेजिए, ला जो मैं अपने फोन से बात कर रहा हूँ, फिर मोबाइल आ गया था 98 में, तो मोबाइल ही आ गए थे, तो मोबाइल के जरिए बात करा दूँ, इतना भर होता था। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार में। और उसके बाद में बिहार से जो लड़कियां आ रही हैं वो शादी के नाम पे, भाई यहाँ गरीबी है, वहाँ पे पैसा बहुत है, ज़मीन बहुत है, तो शादी हो नहीं रही क्योंकि लड़कियों का रेशो कम है। अगर वेस्टर्न यूपी में देखो तो 1000 पे 800 और 756 लड़कियाँ हैं, तो उसको देखते हुए कि भाई वहाँ पे लड़कियाँ कम है तो शादी नहीं हो रही, अच्छी रहेगी तुम्हारी लड़की, बढ़िया रहेगी, पैसे वैसे भेजती रहेगी, उसके नाम पे ले आएंगे। तो ये, और वो नौकरी के नाम पे भी थोड़ी बहुत लड़कियाँ आती हैं, वो नेपाली हैं ज़्यादातर। सब एक ज़माना था, मुझे अब तक भी याद है कि कहते एक नेपाली ले आओ जी घर के लिए, घर पे अच्छे से काम करेगा लड़का। लेकिन फिर धीरे धीरे नेपाली लड़कियों की डिमांड बढ़ी, वो तो घरों में काम करने के लिए लड़कियां कभी नहीं आई। घर में तो आदमी किसी के भी देखो, किसी ऑफिसर के घर देखो, किसी के देखो, एक नेपाली मिलेगा, एक बहादुर मिलेगा, है ना। और इनके यहाँ भी बहादुर काम करेगा, रेड लाइट एरियाज में भी हर कोठे पे एक बहादुर है, एज अ दलाल या एज अ सफाई सफाई, रोटी ला के देना, और बस अपना ये देखना दिखाना, जो भी कुछ काम, किसी को चाय मंगानी हो, कॉफी मंगानी हो, तो वो बहादुर ला के देगा जो भी। मैम कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, जो ये मीडिएटर होते हैं, ये इतना जो घिनौना काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ इनके लिए कितनी कीमत बहुत होती है कि यार ये किसी इंसान को ही बेच सकते हैं, कितना पैसा इन्वॉल्व होता है एक लड़की के बिकने या खरीदने में? देखिए, बिकने का ऐसा सिस्टम है कि जब वो लाएगा ट्रक ड्राइवर वहाँ से, वो अपना खर्चा निकालेगा कि जो उसकी ट्रक की है यहाँ तक निकालेगा, उसके ऊपर से वो 10-20 हज़ार रुपये रखेगा, बस उसकी इतनी है, यानी 50,000 तक की उसकी सीमा है। उसने लाके दिल्ली में बेच दिया, दिल्ली से आ जाएगा मेरठ, मेरठ में उसकी कीमत बढ़ गई इतनी 50, तो पहले वो निकलेंगे जिसने कमाया, फिर आगे के और 20-25 हज़ार रुपये वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर लड़की वहाँ सेट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई, अरे 1 लाख से ऊपर की नहीं है कीमत, 1 लाख से ऊपर आई नहीं, क्योंकि वो जगह ऐसी है, अब दूसरे मनोरंजन के साधन आपके पास हो गए, बहुत सारे हो गए, आप कहाँ अश्लीलता नहीं देख रहे, तो कहाँ आपको अश्लीलता नहीं मिल रही, तो वहाँ पे कम हो गए, इसलिए उनकी कीमत भी अब कम हो गई है। एक टाइम में थोड़ी ज़्यादा थी, आज कम हो गई है। यहाँ से अगर वो लड़की नहीं कर पा रही है, ज़्यादा उज्जत कर रही है कि नहीं मुझे तो भागना है, मुझे जाना, रोज़ रो रही है, कस्टमर के सामने हाथ जोड़ रही है, शिकायत मिल रही है, पुणे भेज दो। पुणे जाएगी, पुणे से मुंबई ट्रांसफर हो जाएगी कमाटीपुरा में, कमाटीपुरा नहीं रुक रही, दरबार वहाँ चली जाएगी, मुंबई चली जाएगी। आप ढूंढ नहीं सकते, इतना बड़ा इलाका सोनागाछी कि आप ढूंढ नहीं सकते, पूरा शहर बसा हुआ है, तो गई लड़की। वो कोई टैग नहीं, लाइन नहीं सेट हो रही है कि इतना पैसा ही लेना है। कोई सांवली हुई लड़की कम पैसा मिल जाता है, कोई सुंदर सी हुई तो और पैसा मिल जाता है। नेपाली लड़कियों को ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो 25 से बाद भी काम कर पाती हैं, वो देर से उनकी एज लगती है, तो वो 30 तक भी चलता है उनका काम, तो इसलिए उनका पैसा ज़्यादा होता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि जब एक लड़की आई है, स्वाभाविक है कि पुलिस को पता है नई लड़की आ गई। जब मुझे पता लग गया, मेरे पास उड़ते उड़ते ऐसे आती है, हवा में तैरती खबर, नई लड़की आ गई है, कहाँ पे है अभी ये नहीं पता लग रहा है, पुलिस को तो पता ही है, तो सबसे पहले पुलिस का पैसा जाएगा। अच्छा, वो कितना अमाउंट होता है? अरे 20,000 25,000 एक लड़की पे चले जाएंगे, दे दिए तुम्हारे, दे दिए, चुप बैठ जाओ, 2 दिन चुप बैठ जाओ, जब तक लड़की सेट हो जाए, कस्टमर निपटाने लगे, या फिर हम बाहर भेज दें, इतने चुप बैठो बस। इतने वो चुप नहीं बैठते, इतने वो पूरी कड़ी नजर रखते हैं कि कोई और तो नहीं परेशान कर रहा है इन्हें, उस बात का वो 25,000 है, हम तो करेंगे ही नहीं, लेकिन कोई और भी ना करे, मतलब आप जैसे लोग भी ना आ जाए, कोई ना आ जाए, कोई ऐसा ना करे, तो वो स्थिति है। और लड़की जब कमाती है तो उसके बाद मतलब आप देखो, उसका निजी कुछ नहीं है, 200 रुपये उसको मालकिन को देने हैं वहाँ रुकने के, जबरदस्ती लाई गई है, उसके बाद भी 200 रुपये तो उसको मालकिन को देने, 200 रुपये किराया देना है जिस मालकिन की वो मिल्कियत है उसको, मतलब एक संचालिका होती है, कोटा संचालिका, एक मालकिन होती है। मालकिन वो जिसकी अपनी संपत्ति है, संचालिका वो जिसने किराए पे लेके वो चला रही है। तो 200 रुपये उसको किराए पे देना है, 200 रुपये मालकिन को देने, 200 रुपये पुलिस के जाने हैं, 200 रुपये दलाल के जाने हैं, 200 रुपये रोटी खाने को भी चाहिए, यानी उसे दिन भर में कम से कम 1000 से 1500 रुपये तो कमाने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो वो कमाएगी ऊपर से जो भी 200-400 रुपये वो जमा करके रख सकती है कि चलो मैं घर पे अपने भेज दूँ कहीं, बस इतना भर उसके पास होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वो ऐसे एक जंजाल में फंसी होती है, वो कुछ नहीं सोचता, वो सुबह उठेगी। अभी ये भी एक मिथक है, इसे भी मैं क्लियर कर दूं कि केवल ही रात में बाजार आबाद होता है, अब पूरा दिन होता है, क्योंकि रात में थोड़ा खतरा भी रहता है कि पुलिस आ जाए, पैसा लेने के बावजूद भी आ जाए, दारू पी के आ गए, उन्हें मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है, मारपीट भी करेंगे, चुनौती भी करेंगे, सारे काम करेंगे आपके साथ। तो अच्छा तो ये है कि दिन में पूरा दिन कस्टमर आ रहा है, भीड़ भड़के में कुछ पता नहीं लग रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चल रहा है। एक टाइम ये था तब जब हमने शुरू किया था, हमको तो समझ में नहीं आता, आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा रेड लाइट एरिया क्यों कहते हैं। कवाड़ी बाजार पूरी एक लंबी सड़क है, दोनों तरफ कोठ है, नीचे दुकानें, मतलब इससे ज्यादा हैरत की बात और कोई हो नहीं सकती। जब दुकानें हैं, दुकानदारों की मिल्कियत है ऊपर, वो क्यों चलाते हैं उन कोठों को? सही बात है, सीधी सी बात ये है, वो क्यों नहीं प्रशासन पे दबाव देते कि साहब, या वो किराए पे क्यों देते हैं? क्यों लोगों को ये कहते हैं कि मैं जब भी रेस्क्यू करती तब भी ऐसे तो बैठ के देखते हैं,
सबको पता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, मतलब मेरे पापा जी का, सबको पता। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा आज एक लड़की निकाली है, ठीक है बेटा चल अच्छा है, किसी की जिंदगी में बस ऐसे जैसे एक रूटीन में कुछ मुझे शाबाशी दे दी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, दे दी शाबाशी, हो गई, ट्रॉफी पकड़ा दी। ये उनकी स्थिति। उसके बाद भी कोठे बने, मतलब मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद भी बिल्डिंग बनी, दुकान ली, नीचे ऊपर कोठे बना दिए, उसकी हमने शिकायतें भी करी, भाई ये कोठा कैसे चल गया? तो किसकी साजिश पे चल रहा है? अगर ऊपर का ना हो, निजाम अगर उसमें इन्वॉल्व ना हो, मतलब प्रशासन उसमें ना इन्वॉल्व हो, तो कैसे नया कोठा एस्टेब्लिश हो जाएगा? सही बात। किस तरह? तो हो रहे हैं, वो कोई रुकावट उसमें नहीं आई कभी भी। और वो ऐसे ऐसे लोगों के हुए कि मैंने कान पे हाथ रख लिया, ये आदमी, अरे ये तो मतलब सम्मानित आदमी है, मेरे पड़ोस का आदमी है, मैं भाई बुलाती हूँ, क्या क्या है ये, क्यों ऐसा करा? मैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मेरे भाई का अगर दोस्त है कोई, तो मैं कैसे पूछूंगी उससे कि भैया तुमने ये क्या किया? वो मुझे लताड़ के खड़ा करेगा अलग। तो ये मतलब मैं कैसे बताऊं, ये ऐसा सिस्टम है जिस चैन को तोड़ पाना संभव ही नहीं है। आप अपनी जान पे दाव पे लगा के आप उनकी छेद तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप उस चैन को तोड़ नहीं सकते। वो इतनी सख्त चेन है। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बदल गया। हम अगर कोई जैसे आपने बोला पुलिस वाले इन्वॉल्व है, अगर कोई पुलिस वाला बाय चांस आपकी हेल्प भी करना चाह रहा हो सकता है उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं उसके दबाव में वो रुक जाता है। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी। एक लड़की रेस्क्यू की हमने, और लड़की ने मीडिया के सामने बयान दिया, मैं मीडिया के बिना नहीं करती कभी भी, मीडिया के सामने बयान दिया कि साहब एक आता है, किसी का नाम लिया और वही मुझे बेच के गया था, और अब हर रोज आता है और मालकिन से 250 रुपये एक शराब की बोतल लेके जाता है वो रोज। मैंने कहा वो कौन है? तो उसने कहा पुलिस वाला है। कहाँ पे तैनाती है? फलाने थाने में। तो मैंने कहा पहचान सकती हो? बोले हाँ। मैंने तत्कालीन जो IPS थे उनको कहा, मैंने कहा सर देखिए आपके ऐसे ऐसे शिकायत आई है। बोले तुझे अगर गलत हुआ तो मैंने कहा मुझ पर एक और मुकदमा कर देना, मेरे पे तो और 10 कर रखे हैं तुमने। तो बोले पक्का? कैसे पता लगेगा? ये तो आप समझा के लाएंगे। मैंने कि नहीं, आप पूरे थाने के अपने जितने भी दरोगा हैं, सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, मुंशी हैं, सबको खड़ा कर दो, शनाख्त परेड करा दो। मैंने कहती कि आप ऐसा करो, तब भी तो कराते हो, किसी अपराधी की करते हो आप? कराई गई, 24 लोग खड़े करे गए, 24 में से लड़की ने कह दिया ये है। लड़की वहाँ की थी भी नहीं, मध्य प्रदेश की लड़की थी। मैंने कहा ये क्या इसके रिश्तेदार है, किसको पहचान रही है? तो अरे मुझे क्यों करी, वो ऐसे कहने लगा। उसने कहा तुम ही तो आते हो, 250 रुपये और बोतल नहीं देती, वो बड़ी सी बोतल देती है तुम्हें मालकिन, वो तो लेके जाते हो। ऐसे बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उस लड़की ने कहा। खैर वो सज्जन चूंकि यहाँ पे प्रोबेशन पे थे IPS साहब, उसके बाद चले गए और हमारे यहाँ बरसों बाद वो SSP होके आए। मैं रंजिश बता रही हूँ कि रंजिश से ही दिल ही दुखाने के लिए, वो दिल दुखाने के लिए आए केवल। तो मुझे एक दिन कोई काम पड़ा और मैं चली गई। मैंने पहले तूने बधाई दी कि भाई बेटा हुआ था उनको, यंग एज थे, तो बहुत बहुत बधाई। फिर मैंने कहा सर आपके सिपाही की ज़मानत तो हो गई, मजबूरन जेल भेजना पड़ा वो। और तुझे बहुत गलत काम किया आपने बहुत गलत काम किया, इससे गलत काम कुछ हो नहीं सकता। क्या हुआ? उसकी ज़मानत होगी तो अब खारिज भी हो जाएगा केस। आपने अपना तो कुछ फ़ायदा करा ही नहीं, हमारा भी मार दिया। रोज ही देखिए, मैं खुल के उस बात को नहीं कह रही हूँ जो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन उनका कहना ये था कि इतने मुझे मिल जाते, इतने मैं आपको दिलवा देता, और उसमें क्या फ़ायदा हुआ आपको? आपने खामखा। मैंने कहा उस आदमी के लिए के जो इतना गंदा आपके पूरे विभाग को बदनाम कर रहा है। अरे उनका जरा कितने पड़े, आप बेकार की बात कर रही हो। ये उनका जवाब मुझे था। एक दरोगा जी मैं अचानक पहुंच गई एक दिन, और बड़ी उम्र की थी, मैं उनको अम्मा बुलाती थी। मैंने उसका अम्मा क्या है, मुझे नहीं पता ये दरोगा है, शादी वर्दी में थे। मैंने कहा क्यों इतनी क्यों परेशान सी हो रही हो, क्यों रो रही हो? तो बोली देखो आपको तो पता है कि मेरे यहाँ तो अब लड़कियाँ वड़कियाँ नहीं है, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, अजमेर चली जाऊँगी मैं तो। दरोगा जी परेशान कर रहे हैं। मैं दरोगा जी हैं लगभग होंगे वो 50-55 के। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं? बोली कह रहे हैं बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। मैंने कहा बच्चा कहाँ से दोगी तुम, कोई छोटा बच्चा है तुम्हारे पास? मैंने दरोगा से पूछा, मैं दरोगा तुम्हारे को बच्चा ना है? दरोगा जी हंसने लगे, बड़ी ठठाका हंसी। उन्हें नहीं पता था मैं कौन, मुझे जानते भी नहीं थे। तो बोली यार चुप रहो, आप भी चुप रहो, दरोगा जी मांग रहे हैं छोटा बच्चा, मतलब 14 साल की लड़की चाहिए मुझे। जी हाँ, 55 साल का बुढ़ा, वो शर्म नहीं आ रही, पोते पोतियों का था कि मुझे 14-15 साल की लड़की दो। और है आती क्यों नहीं है तुम्हारे पास? आती है नहीं है तो तुम्हारी पोती तो है, वो नातिन, उसे बुला लो। ऐसे खुल के बोल रहे हैं, खुल के। बाद में ये हुआ कि वो किसी काम से STU में गई, तो वहाँ पे जो है दरोगा सामने मिले। दरोगा मुझे देख के फक हुए। मैंने कहा मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जब आपने अपने आप को नरपिशाच घोषित करा लिया, मेरी नजरों में तो आप नराधम निकृष्ट आदमी है, आपसे ज्यादा कोई निकृष्ट है नहीं। मैं किसी से आपकी ना शिकायत करूँगी ना कुछ करूँगी, और आप जाओ जो चाहे करना हो, रिटायरमेंट के नजदीक हो, काहे को तुम्हारी नौकरी पे मैं वो करूँगी, मुझे अपने काम से काम है ये। मैम आपने तो नर्क देख लिया एक तरीके से। इतना मैंने खराब देखा है कि मैं उन लड़कियों का जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। एक लड़की एक दिन सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आता है, सर्दियों के दिन, क्योंकि मैं नया नंबर था। मैंने कहा भैया सब खैरियत? मैं डर जाती हूँ कि कोई नई लड़की है। लेकिन जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ। मैंने कहा बताओ क्या है, बहुत जल्दी आ जाओ। मैंने कहा बात क्या है, कोई लड़की आई है? बोले आई नहीं है, बच के आई है वहाँ से। अच्छा। हाँ, मैं जैसे थी वैसे मैंने निकलवाई बच्चे से गाड़ी। मैंने कहा चल तू मेरे साथ, ये लड़का बैठा है। वहाँ मैं पहुंची तो बाजार से लगभग इतना दूर कि जैसे आपकी इस वाली सड़क पे चले जाओ, इतनी दूर टेम्पो में वो लड़की गीली, इतनी सर्दी में, और कहाँ पड़ी वो थर-थर, सांवली सी लड़की।
मैंने उसे देख के पहले अपना शॉल उतार के दिया, स्वेटर भी उतार के दिया, सर्दी थी बहुत। मैंने कहा तू ये पहन ले। मैंने कहा कहाँ से लाया तू इसको? मैंने लाया जी, मैं तो सो रहा था, ये तो आई और मेरे टाइम पे मुझे जगा के, मैं तो पिछली सीट पे सो रहा था। मैं कह रही कि तू मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दे। आपका मुझे नंबर? दिया, हाँ वो मैं बताऊंगी आपको हम कैसे देते नंबर। तो मैंने कहा फिर मैं उससे पूछा बेटा कहाँ से आई हो? तो बोली जी मैं गुना की हूँ, मध्य प्रदेश की। मेरे पति ने मुझे बेच दिया, पति ने ही बेच दिया? और मेरी 3 महीने की बेटी उनके कब्जे में है, वो निकाल दो बस कैसे भी। अब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैंने कहा बेटा, मैंने जो मेरे नज़दीक के वॉलंटियर थे मैंने फ़ोन किया कि मैंने कहा एक सूट लेके आओ लड़की के लिए, और ये पहना बनू के इसको ठीक से करो लड़की को, तब तक वहाँ अपने घर पे ले जाओ इसे। मैंने कहा मीडिया ट्रायल बाद में कराएंगे, अभी सुई सुबह। मैंने मुझे पहले बच्ची बचानी थी। मैं जैसे ही वहाँ जाने लगी उसने मुझे बता दिया था किस कोठे पे, तो मुझे इतना सा एक गोल मटोल सा बच्चा मिला, गंदे कपड़े बिल्कुल, हाथ पैर भी गंदे, सांवला सा बच्चा। और उसने मुझे ऐसे पकड़ के, मैंने कहा मुझे सर्दी भी लग रही थी, मैंने कहा हाँ बेटे कि मेरी मोटी को बचा दो। मैंने कहा मोटी कौन है बेटा? मेरी छोटी सी बहन है। मैं कहा तू कौन है? बोले वो जब आके गई ना मैं उसका बेटा हूँ। मैंने कहा उसका बेटा है, यहाँ क्यों? बोले मैं भी ऊपर रहता था ना, तो मैं अपनी मोटो को लेकर रोज खिलाने जाता था, फिर मैं अपनी एक दिन मम्मी को भी ले गया, तो मुझे मारा बहुत और मुझे भगा दिया कि इसकी रोटी हमें भारी पड़ती है, ये क्यों यहाँ है। मैंने कहा तू फिर क्या करता है? बोले मुझे सामने चाय वाला ना, उसके यहाँ का प्लेट धोता हूँ और फिर रात को यहीं भट्टी के पास सो जाता हूँ, कभी मेरी मोटो को ना ले जाए कहीं, और मुझे अपनी मम्मी को बचाना बस। मैंने कहा मम्मी तो बच गई, अब मोटो ये कैसे मिलाऊँ, मेरी मोटो को लाओ। इस बीच हमारे पास खबर आती है किसी की कि जी एक बच्ची को लेकर भागी है ये, और वो है मार्शल में है ये बड़ी सी जीप, और उसमें रखा छोटी बच्ची है, ये उसको लेकर भागी है। मैंने कहा किधर? हापुड़ रोड पे। मैंने हापुड़ रोड पे, चूँकि मेरा मायका मतलब बेसिक मेरा मायका जो है गाँव पड़ता है खरकोदा, तो मैंने वहाँ अपने जो मेरे चचेरे तहेरे भाई थे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा एक मार्शल है, और जनरली तो बहुत मार्शल है नहीं, तो मैंने कहा जरा देखो उसको कैसे भी रुकवाओ, पुलिस के पास जाकर कैसे भी रुको तुम। बोले जी पैसे पुलिस तो जैसी सुनेगी वैसी रोशन है, पर हम सारे रोकते हैं। उन्होंने खैर वो गाड़ी रोकी, वो बच्चे को फेंक के उनको भी चोट फोट लगाते हुए गाड़ी भाग गई, बच्ची को फेंक दिया। तो मेरे भाई ने कहा कि दीदी मैंने बच्ची तो मिल गई हमें, कैसे करें? मैं कहा मेरठ लेके आ जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, वो छोटे से बच्चे ने जो उसे देखा ना तो गोदी में लेके ऐसे भींचा और कहा मोटो अब तो चिंता मत करो, मत तो अब तो मम्मी भी बच गई, अब तो हम भी बच गए, अब तो हम अपने घर चलेंगे, अब नहीं जाएगी मेरी मम्मी ऊपर, और अब देख अब मैं भी चाय की कप नहीं दूंगा, हम अपने घर जाएंगे। फिर मैंने उस लड़की के पास ले गई मैं, फिर मैंने मीडिया ट्रायल 10 बजे करीब कराया। उस लड़की ने कहा कि मेरा पति बेच के गया और यहाँ लाया था ये कह के कि दिल्ली में काम करेंगे, यहाँ नहीं हमारा काम चल रहा है, और फिर यहाँ बेच गया मुझे 30,000 रुपये। 30,000? हाँ, और काम के बहाने लाया था कि वहाँ अच्छा काम मिलेगा, तुमको भी घरों में लगवा देंगे और मैं भी करूँगा तो ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी चल जाएगी। मगर सब बेकार हुआ। लड़की को हमने वहीं भिजवाया गुना, वहीं नारी निकेतन में गई वो लड़की, क्योंकि यहाँ रखने का तो कोई मतलब नहीं था। वहाँ से उसके पेरेंट्स को भी खबर हुई, उसको मुकदमा हुआ उस आदमी के खिलाफ, जेल गया वो। अच्छा। हाँ, अब बाद में तो क्या हुआ जमानत तो ये नहीं, लेकिन वो लड़की अपने घर। आप टच में रहते हो? हाँ, जो रेस्क्यू ज़्यादातर, क्योंकि कुछ तो ऐसी हैं जो जिनकी शादियाँ हो गई तो उनके तो एक्चुअली मैं टच में हुई हूँ, जो लोकल में हुई हैं, मतलब आसपास के गाँव देहात और शहर में भी हुई हैं।